डेफिनेटली कुंडली मिलाना होता है, पर कुंडली मिलाना होता क्या है पहले तो हमें ये समझना चाहिए। कुंडली मिलान में जनरली अरे 32 गुण मिल गए शादी कर दो, ऐसा नहीं होता। जो ये अष्टकूट मिलान होता है, जो ये 36 गुण वाली चीज होती है, दिस इज अ रिजेक्शन क्राइटेरिया, दिस इज नॉट अ सिलेक्शन क्राइटेरिया। यानी आपके जिससे गुण नहीं मिल रहे उनको आप हटा सकते हो। तो आप जब पैदा हुए थे तो आपकी माँ के आसपास में कितने लोग थे, वो कितनी देर से लेबर पेन में थी, उनका सर किस डायरेक्शन में था, तब से लेके जब तक आपकी मृत्यु होगी तो आपकी मृत्यु शैया किस डायरेक्शन में होगी, आपके आसपास कितने लोग होंगे, आप घर में होंगे, अस्पताल में होंगे, रास्ते में होंगे, या जैसे अभी एरोप्लेन गिरा था आप उस एरोप्लेन में होंगे। ये सारी चीज़ें पूरी की पूरी इन एलैबोरेट डिटेल्स होती हैं। बट अगेन हर चीज़ के लिए टाइम लगता है कि अरे हमारा तो लव मैरिज है, इसमें तो कुंडली मिलाने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं होता। लव मैरिज है तो आपकी कंपैटिबिलिटी है। अब कल को आके आप देखिए इतने IVF सेंटर खुले हुए हैं, कल आपने शादी कर ली, बच्चा नहीं हो रहा तो, या शादी कर ली आपने कहीं इस ससुराल में नहीं बन रही या उस ससुराल में नहीं बन रही तो, या आपके दोनों परिवारों के बीच में इतना तनाव हो गया तो। क्या किस्मत पहले से लिखी होती है या हम अपना भाग्य खुद बदलते हैं? तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा चौधरी, स्वागत है आपका HBN न्यूज में, जहां हम विशेषज्ञों से दिलचस्प विषयों पर चर्चा करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है विशाल सक्सेना जी, जिनको हजारों कुंडलियों का अनुभव है, हजारों कुंडलियों का अध्ययन है और जिन्होंने अब तक जाने कितने लोगों की जिंदगी को नई दिशा दी है। सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दें। मैं पता नहीं कब से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता। जैसा सुनता आ रहा हूँ मेरे स्कूल में, इवन फ्रॉम माय प्राइमरी डेज आई हैव बीन डूइंग एस्ट्रोलॉजी। Academically I had been good, so I had been into investment banking, passed out from one of the best colleges across India, and उसके बाद में I came into academia. I had been into academic line for many years, and astrology had been with me all through this while. So it could be more than 30-35 years that I am practicing astrology. Okay. And as of today, मेरे clients across the globe हर जगह हर शहर में मौजूद हैं, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ नहीं हो। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि आपको इतने वर्षों का अनुभव हो चुका है इस फील्ड में, तो सबसे ज्यादा केसेस आपने किस चीज के सॉल्व करे? कौन सी प्रॉब्लम लेके आपके पास लोग सबसे ज्यादा आते हैं? सबसे ज्यादा बेसिकली ना एज रिलेटेड अगर हम बात करें तो हर एज का अलग प्रॉब्लम होती है। लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट किड्स टिल 25 ईयर्स ऑफ एज, तो उनकी ज्यादातर प्रॉब्लम होती है करियर रिलेटेड, लव लाइफ रिलेटेड। 25 से हम 35 की रिलेटेड बात करें तो उन लोगों की ज्यादातर प्रॉब्लम होती है लव लाइफ, मैरिज, करियर प्रोग्रेशन, चेंज ऑफ जॉब, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। उसके बाद आगे हम बात करें 35 ऑनवर्ड तो हेल्थ, बच्चे कब होंगे, उस टाइप से रिलेटेड चीजें, या बच्चा नहीं हो रहा, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। जो 55-60 साल के हैं उनको अपने से ज्यादा अपने बच्चों का पूछना होता है, ज्यादा हो गया तो अपनी लॉन्जेटिविटी वगैरह पूछ रहे होते हैं। तो एज रिलेटेड हर सेगमेंट की अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, और ज्यादातर परेशान लोग जो होते हैं दे आर बिटवीन 25 एंड 40 ईयर्स ऑफ एज, ज्यादातर सेगमेंट वही आता है। तो जो लोग इतनी सारी परेशानियां लेकर आपके पास आते हैं, तो क्या इन चीजों का 100% मतलब बिल्कुल ऐसा होता है कि हाँ पक्का इलाज मिलेगा ही मिलेगा? देखिए, इलाज का मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि मेरा थायराइड की बीमारी चल रही है, मेरे को एक गोली सुबह छोटी सी पॉपअप कर लेनी पड़ती है। अब ये इसका इलाज है, समाधान है, या टेम्परेरी रिलीफ है, ये हमें समझना पड़ेगा कि ये है क्या। सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी का पर्पस ये होता है कि आपको बता देता है कि भाई आपका ये ऐसा है, अब इधर यू एक्सेप्ट इट और यू फाइट फॉर इट। फाइट करने में एक लिमिटेड स्कोप में तो आपको मिल जाएगा, बियॉन्ड दैट स्कोप आपको नहीं मिलना। तो अगर कुछ है तो एस्ट्रोलॉजर्स आपको गाइड करते हैं कि किस चीज को ऐसे करके निपटा जा सकता है, या आप अपने देखने का नजरिया बदल जी। दैट इज इट। तो सर, मैं जानना चाहूंगी कि ज्योतिष जो होता है क्या एक विज्ञान होता है? क्या वाकई में लोगों को जो ज्योतिष होते हैं उन पर विश्वास करना चाहिए? ओके, विज्ञान क्या है? बेसिकली साइंस इज अ कल्मिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, देयर एनालिसिस, दैट इज इट। तो हम एक एक्सपेरिमेंट को बार बार से, हमारे वो न्यूटन भाई साहब ने बोला कि ओके एप्पल गिरा तो ग्रेविटी का उन्होंने खोज कर ली, तो he did many experiments after that to discover that gravity exists। उसके फिर उसने एनालिसिस करी,
उस एनालिसिस के बाद वो इंटरप्रिटेशन पे आया, नहीं ग्रेविटी इज देयर, इट इज यूनिफॉर्म, इट इज अक्रॉस एवरीवेयर। सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमी, यानी कि सारे स्टार्स वगैरह और उनके मूवमेंट्स की बातें हैं। अब स्टार्स वगैरह हमारे फिक्स हैं, कोई भी देख सकता है, आप जो देखोगे वही मुझे दिखेगा। तो व्हेन द स्टार्स आर फिक्स्ड, तो ऑब्वियस बात है उनके मूवमेंट एक्सेट्रा आर आल्सो फिक्स्ड। व्हेन दे आर ऑल फिक्स्ड, तो उससे हमने एनालिसिस करी कि ओके फाइन, मंगल अगर इस राशि में चल रहा है तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, सूर्य उस राशि में तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। इन एनालिसिस के हमने हजारों हजार साल में लाखों लोगों के ऊपर किया, जिन लोगों को पुराने जमाने के साइंटिस्ट को हम महर्षि या ऋषि बोला करते थे, उन्होंने एनालाइज किया, उन्होंने इंटरप्रेट किया और उन्होंने अपनी अपनी संहिता लिखी और उससे हमें पता चला। तो ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी इज प्योर साइंस एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। अब जैसे कि इंटरप्रिटेशन में भाई रिपोर्ट, आपकी ब्लड रिपोर्ट आई, इस डॉक्टर ने बोला नहीं आपको कैंसर है, उस डॉक्टर ने बोला नहीं कैंसर नहीं है, इसके थोड़े से लक्षण दिख रहे हैं, हम ये वाली दवाई देके ठीक कर सकते हैं। सो सिमिलरली जो एस्ट्रोलॉजर हो सकता है वो गलत हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, इट इज प्योर साइंस। जी तो सर, हम बहुत बार देखते हैं कि जो ज्योतिष होते हैं वो बताते हैं कि महंगे रत्न लीजिए, या फिर बहुत उपाय बताते हैं जो शायद बहुत से लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। तो क्या वाकई में ये सारे जो महंगे रत्न होते हैं या फिर उपाय होते हैं वो असरदार रहते हैं? ओके, पहले तो हमें ये समझना चाहिए एस्ट्रोलॉजी का पर्पस क्या था। एस्ट्रोलॉजी का पर्पस मार्गदर्शन करना होता है कि आपकी लाइफ में ये परेशानी आ रही है, इस परेशानी को आप ऐसे करके डील करिए, और जब आप डील करेंगे तो इससे आप ऐसे निकल सकते हैं। जी। जनरली हम सब जानते हैं हिंदुस्तान एक एग्रीगेरियन सोसाइटी रहा है, यहाँ हमने खेती बाड़ी करी है और उससे हमने उत्पन्न की है। अब एक खेतीहर किसान बहुत रईस होगा भी तो कितना रईस हो जाएगा। और अगर हम पुराने, अभी से कुछ हजार साल पहले की बात करें, जब हमारे ऊपर आक्रमण वगैरह ये नहीं हुए थे, मुगल्स नहीं आए थे, अंग्रेज नहीं आए थे, तब की अगर हम बात करें, हम खाते पीते संपन्न लोग थे, दूध दही की नदियां बहती थी, सोने की नदियां नहीं बहती थी, सोने की चिड़िया हम कहलाते थे, सोने की नदियां नहीं थी। तो हमारे पास में सकुशल सब चीजें थी, बट वी वर नॉट रिच इन फाइनेंशियल टर्म्स। अब मासेस के पास में कैसे वो सारी चीजें पहुंचेंगी कि भाई वो खरीद सकता है रत्न वगैरह। उस टाइम पे तो राजा महाराजाओं के पास उतने रत्न नहीं होते थे जितने आज आप पड़ोस की दुकान के पास चले जाओ उसके पास निकल आएंगे। तो वो रत्न कहाँ से बता पाएगा। बेसिकली एस्ट्रोलॉजिकल सारे उपाय या आपके घर में या आपके पास के मंदिर में ही सारे पूरे हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कहीं जाने की जरूरत पड़ रही है तो डेफिनेटली उसका कुछ ऑल्टरनेटिव तरीका मौजूद है जिसको कि आप सस्ते में निपटा सकते हैं। रत्न वगैरह तो लोग ज्योतिष इसलिए करने लगते हैं कि भाई वो ज्यादा आपसे फीस चार्ज नहीं कर सकते, उन्होंने 100, 200, 500 रुपए फीस चार्ज करी, 50,000 का रत्न बताया, उसमें उनको 10%, 20% कमीशन मिल गया, उनका लाइफ चल गई। आपको लगा पंडित बड़ा अच्छा है और पैसे भी नहीं लेता है, तो ये लोगों ने उनको पुश कर दिया कि रादर देन दे चार्जिंग हाई फी, दे गो टू दोस एस्ट्रोलॉजर्स जो कम फीस चार्ज करते हैं और महंगे रत्न बताते हैं। एज सच आई डू नॉट बिलीव, कभी कभार जरूरत होती है बट नॉट ऑलवेज। ओके सर, बात करें हम सूर्य राशि, चंद्र राशि, नक्षत्र और लग्न की, तो इन सभी के बीच में क्या फर्क होता है? ओके, सूर्य राशि क्या होती है? जिस राशि से सूर्य उस टाइम का गोचर हो रहा होता है वो आपकी सूर्य राशि होती है। अब इसमें ही सन साइन आ गया है, जो ब्रिटिश मतलब हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें हम साइडेरियल सन की बात करते हैं जो कि करीब 22 डिग्री पीछे की तरफ चल रहा होता है। तो से मेरी कैंसर राशि है पर मेरा सन एक्चुअल में जो है दैट वुड बी इन मिथुन राशि, तो 22 डिग्री का अंतर है जिसकी वजह से कि वो कैंसर साइन में चला गया एज पर द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। चंद्र राशि की बात करें तो जिस राशि में चंद्र का गोचर होता है, जिस टाइम पे मैं पैदा हुआ हूँ, जैसे मैं तुला राशि में पैदा हुआ हूँ तो चंद्रमा उस टाइम पे तुला राशि में थे। इसी तुला राशि में ही जैसे हमारी 12 राशियां, ये 12 राशियों में ही 27 नक्षत्र आते हैं। तो इन 27 नक्षत्रों में मैं विशाखा नक्षत्र में पैदा हुआ। अब उस नक्षत्र के भी चरण आते हैं, 4 चरण हर किसी के हैं, तो 108 चरण हो गए। तो एवरी पर्सन इज डिवाइडेड इनटू 108 चरण, वो कहीं ना कहीं इसमें कहीं पैदा हुआ होगा। तो वो नक्षत्र हो गया आपका, वो चंद्र राशि हो गई, वो आपकी सूर्य राशि हो गई। इस तरह से आपका देखा जाता है। इंडिया में जनरली हम चंद्र राशि को ही फॉलो करते हैं। ऐसा क्या वाकई हमारी जिंदगी पर है वो ज्योतिष का असर पड़ता है, या फिर एक सिर्फ ये मान्यता है? ज्योतिष का जिंदगी पे असर पड़ता है? नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा ज्योतिष का जिंदगी पे असर पड़ता है। वो तो एक आपके पास में चार्ट है, ब्लड रिपोर्ट का आप पे थोड़ी नहीं असर पड़ रहा है। आपकी ब्लड रिपोर्ट है, आपका है ही ऐसा। जी। बेसिकली से गूगल मैप्स हैं,
अब गूगल मैप दिखा रहा है यहाँ से मेरे को पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के बीच में 10 मिनट का जाम मिलेगा, तो जाम मिलेगा। अब आप पहले से गूगल मैप को देख कर जा रहे हो, आपको पता रहेगा कि जाम है। नहीं देखोगे, आपको नहीं पता है जाम है। तो इट इज अप टू यू वेदर टू टेक दैट कॉल और नॉट। और सर बात करें हम कुंडली मिलान की, कि हम सुनते हैं, मतलब हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि शादी से पहले कुंडली मिलाना जरूरी होता है, और आजकल इंडियन फैमिलीज में तो बहुत जरूरी है, वो तो मानते ही नहीं है जब तक कुंडली ना मिले। तो ये चीजें अगर हम अभी की बात करें, क्या ये भगवान के टाइम पे भी होती थी? क्योंकि हमने सुना है श्री राम जी और सीता जी ने इतनी सारी परेशानियों का सामना किया, तो क्या सर अगर श्री राम जी और सीता जी की भी कुंडली मिलान होता तो क्या उन्हें इनकी इतनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था? वो नहीं करना पड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। मेरे ख्याल से आपके सबसे ज्यादा मार्क्स को जरूरत है क्वेश्चन के आंसर की। आपकी शादी हो चुकी? नहीं सर, अभी नहीं हुई है। अब मेरी शादी हो चुकी जी। मेरी शादी के टाइम पे भी ये कुंडली मिलान वाली चीज आई थी। मेरी वाइफ मांगलिक है, मैं नॉन मांगलिक हूँ, और हमारी शादी हुई। उनके पंडितों ने मना किया था, मैंने कहा कि नहीं ये शादी हो सकती है। उनके पंडितों के हिसाब से नहीं होना था। एनीवेज वी डिड इट। हमारी शादी को 13 साल हो चुके हैं एंड इट इज गोइंग ऑन गुड। बच्चे भी हैं, फाइनेंशियल भी सब ठीक है, हेल्थ भी सब ठीक है, तो ओवरऑल इट इज गुड। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर लाइफ में होता है, वो है। इन योर केस लाइक से व्हेन यू गो फॉर मैरिज, डेफिनेटली कुंडली मिलाना होता है। पर कुंडली मिलाना होता क्या है, पहले तो हमें ये समझना चाहिए। कुंडली मिलान में जनरली अरे 32 गुण मिल गए शादी कर दो, ऐसा नहीं होता। जो ये अष्टकूट मिलान होता है, जो ये 36 गुण वाली चीज होती है, दिस इज अ रिजेक्शन क्राइटेरिया, दिस इज नॉट अ सिलेक्शन क्राइटेरिया। यानी आपके जिससे गुण नहीं मिल रहे उनको आप हटा सकते हो। जरूरी नहीं है कि हटा दो, हटा सकते हो, यू कैन रिजेक्ट दोस पीपल। देन उसके बाद में हमें मिलाना होता है कि उनका सारे ग्रहों को, कि भाई वो मांगलिक है, वो नॉन मांगलिक है, करनी चाहिए, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो सारे ग्रहों को, मंगल, शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, इनको तो जरूर देख लेना चाहिए। उसके बाद सारे घरों को देखना होता है कि भाई उसका अगर आय भाव स्ट्रांग है, दूसरे का आय भाव थोड़ा कमजोर है, चलता है। एक का पुत्र भाव स्ट्रांग है, दूसरे का पुत्र भाव थोड़ा सा कमजोर है, चलता है। तो आपको ये सब एनालिसिस करनी पड़ती है। यानी अष्टकूट मिलान, फिर सारे प्लैनेट्स, फिर सारे आपके हाउसेस, इन सब के बाद ही तो होता है कि हाँ इन दोनों की शादी करी जा सकती है या नहीं करी जा सकती। पर इन सब में टाइम लगता है। पंडित लोग इतना टाइम आपके ऊपर खर्च नहीं करेंगे। वो कम टाइम में अरे हाँ हाँ कर दो, ऐसे नहीं होता। किसी अच्छे काबिल पंडित के पास जाइए, तभी कुंडली मिलान होगा। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट ऑफ क्वेश्चन पे, कि श्री राम और सीता की इनकी कुंडली। भाई इसके ऊपर हमारे रविदास, वो संत कबीरदास जी ने लिखा है कि गुरु वो मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी, कर्मगत कार्य नहीं कर। अब उन्होंने एज अ ह्यूमन बीइंग लिखा कि कर्म गति थी, बट अगर हम डिविनिटी के हिसाब से चलें तो हमें थोड़ा सा दूसरी तरीके से सोचना पड़ेगा। राजा जनक अपने टाइम के बहुत बड़े योगी थे, उनसे बड़ा कोई भी ज्ञानी विद्वान पुरुष नहीं था इस मातृलोक में। राजा दशरथ भी बहुत ज्ञानी विद्वान थे, और दोनों ही की अगर संधि से ये शादी हुई थी तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही पर्पसफुल शादी थी। अब शादी का पर्पस यही नहीं होता कि भैया मैंने उससे शादी कर ली, वो तो मेरी आशिकी हो गई, अब मेरे को बच्चे पैदा करने हैं एंड हमें हनीमून पे स्विट्जरलैंड जाना है। ये शादी का पर्पस नहीं होता। दे आर अदर पर्पसेस ऑफ मैरिज। जैसे ये राजा दशरथ के पुत्र थे, इनको पूरा का पूरा राज्य को संभालना था। ये विष्णु अवतार थे, इनको धरती पे स्वर्ग बनाना था। तो इन्हें अगर सीधा सीधा अगर शादी होके और सीधा हनीमून पे स्विट्जरलैंड भेज दिया जाता तो नहीं हो पाता ना। अब आपका एक राजकुमार है जिसको कि आपने गद्दी भी देनी है, क्या वो आप उसको छुट्टी पे 14 साल भेज सकते हो? नहीं भेज सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, एक स्वांग रचा, जिसको हम कृष्ण के युग में बोले, त्रेता युग में तो हम बोले लीला रची। तो उन्होंने स्वांग ये रचा कि भैया अच्छा तुम्हें तो हम यहाँ से निकाल दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कितनी मजेदार बात है। 2 बच्चे यानी कि राम और लक्ष्मण गए बाहर और 2 बच्चों ने संभाला अयोध्या। अब दुनिया को तो पता नहीं चल रहा कि अंदर अंदर क्या चल रहा है, पर यहाँ पे देखिए सारी इंटरनल मिनिस्ट्री संभाली आपके भरत और शत्रुघ्न ने, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ये दोनों चले गए वन में। अब जितने भी हमारे राक्षस वगैरह थे, दैत्य थे, या तो उनके साथ संधि करी, जैसे कि जो श्री राम थे,
जो कि फॉरेन मिनिस्टर थे, और या लक्ष्मण थे कि अगर मानते हो तो मानो, नहीं मानते तो हम तुम्हें मारेंगे। तो उन्होंने ये सब कर करके सब जगह संधि कर ली। अब इस टाइम पे रावण इकलौते ऐसे ऐसे थे जिनके साथ ना संधि करी जा सकती थी, ना उनको मारा जा सकता था। क्यों नहीं मारा जा सकता था? क्योंकि भाई श्री राम तो पुरुषोत्तम थे, वो किसी पे ऐसे ही अटैक तो कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे भी सॉन्ग रचा कि सीता मैया का हरण करवा दिया। अब सीता मैया का हरण हो गया तो उसकी वजह से उन्होंने रावण के ऊपर अटैक कर लिया। रावण के भी कुल को स्वर्ग मिल गया, मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई, और सीता मैया भी अनछुई हुई वापस घर आ गई। आप सबको पता है कि सीता मैया अशोक वाटिका में रही थी। रावण इंसिस्ट भले ही करता रहा, बट ही नेवर टच्ड हर। आज का जमाना होता तो कुछ और हो गया होता। तो इन दिस केस इट वाज ऑल द थिंग्स डन, और ये लोग वापस आ गए, वापस वो फिर से राजा बन गए और राम राजा एस्टेब्लिश हो गया। तो दिस वाज अ वेरी बिग थिंग, और इस चीज को एनालाइज करने के लिए ये चीज करी गई कि हाँ, इन दोनों की कुंडली देखकर ही शादी करेगी। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि सर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप मांगलिक हैं और जो आपकी वाइफ है वो नॉन मांगलिक है। नहीं, ये उल्टा है, मेरी वाइफ मांगलिक है, मैं नॉन मांगलिक हूं। जी, बात वही है, शादियां मतलब अलग अलग उसमें हुई है। जी, तो क्या मतलब बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस चीज से आगे चल के कुछ नेगेटिव चीजें हो सकती है। देखिए ऐसा तो है, उन मैं लोगों ये के नहीं बारे कह में रहा आप क्या कि कहना एक चाहेंगे? मांग लेगा एक नॉन मांग लेगा आप कर लो शादी, ऐसा नहीं है। हमारे उसमें केस में कुंडलियों में डिटेल्स में जब हम जाते हैं तो देयर वर सर्टेन ओवरराइडिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से हम ये शादी कर सकते थे। इतना अगर आपके पास कोई काबिल पंडित है जो कि बता देता है आपको कि हाँ दीज आर द ओवरराइडिंग इफेक्ट्स एंड यू कैन गेट मैरिड, बिल्कुल आप शादी करिए, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। पर इट इज बेटर कि हाँ आप कुंडली मिला के ही शादी करें। ऐसे बस किसी से भी कि अरे हमारा तो लव मैरिज है, इसमें तो कुंडली मिलाने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होता। लव मैरिज है तो आपकी कंपैटिबिलिटी है। अब कल को आके आप देखिए, इतने आईवीएफ सेंटर खुले हुए हैं, कल आपने शादी कर ली, बच्चा नहीं हो रहा तो, या शादी कर ली आपने कहीं इस ससुराल में नहीं बन रही या उस ससुराल में नहीं बन रही तो, या आपके दोनों परिवारों के बीच में इतना तनाव हो गया तो, इन सब चीजों को ही नहीं हो, इसी वजह से तो कुंडली मिलाई जाती है। तो अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ अ मैरिज, तब शादी करें तो अच्छा है। बाकी आपके पास खुद मुख्तियारी है, जैसा आप कर रहे हैं वो आपका है। लेकिन सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि शादी से पहले कुंडली भी मिलाई जाती है और सारी चीजें जो होनी होती है वो भी होती है। यहाँ पे एक बहुत मेजर अच्छी चीज ये है कि ज्यादातर आप क्या देखेंगे कि अरे वो तो 32 गुण मिल रहे हैं कर दो शादी, वो तो 24 गुण मिल रहे हैं कर दो शादी। ऐसा नहीं होता। गुण तो आपके, आप स्कूल में पढ़े होंगे, आपने देखा होगा कि अगर एक क्लास 30 बच्चों की है, 10 बच्चों के साथ में आपकी बड़ी अच्छी मैचिंग चल रही है, 10 बच्चों के साथ आपको बिल्कुल बोलचाल नहीं है, और 10 बच्चों के साथ थोड़ी कभी कभार है, तो दैट मीन्स जिनके साथ सबसे ज्यादा मैचिंग चल रही है उनके साथ आपकी कंपेटेबिलिटी है, जिनके साथ नहीं है उनके साथ नहीं है, जिनके साथ मिडिल है उनके साथ मिडिल है। तो यही चीज कि अगर आपके सिर्फ गुण मिल रहे हैं और आपकी शादी करा दी गई तो दैट इज नॉट अ कुंडली मैचिंग। वो अगर आप 80 साल के बुढ़े हो और एक 20 साल की लड़की है उसके साथ अगर मिला दी जाए तो आप करोगे शादी? क्या हो सकता है बुढ़ा तैयार हो जाए, बट सॉरी फॉर दैट, बट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कुंडली मिलान इज नॉट द एब्सोल्यूट एंड ऑफ द थिंग्स। कुंडली मिलान इज जस्ट, मतलब कुंडली मिलान में ये अष्टकूट मिलान ये एक हटाने के लिए ज्यादा जरूरी है, सिलेक्शन नहीं, रिजेक्शन क्राइटेरिया है। सर आपके हिसाब से शादी के लिए कितने गुण मिलने चाहिए, मतलब 36 में से कितने काफी होते हैं देखिए एक शादी के लिए? एज सच हम शास्त्रों के हिसाब से ही बात करेंगे, मैं अपने मेरे हिसाब क्या, मैं तो एक बहुत छोटी सी चीज हूँ जी। शास्त्रों के हिसाब से कहा गया है कि 18 गुण मिनिमम मिलने चाहिए, और अगर हम परिहार के साथ देखें तो मिनिमम 24 गुण मिलने चाहिए, तब जाके ही शादी करनी चाहिए। इसके अलावा हमें सारे ग्रहों को भी देखना चाहिए, हमें सारे घरों को भी देखना चाहिए, और उसके बाद ही शादी करनी चाहिए। और सर जो कुंडलियां होती हैं, एक लग्न कुंडली होती है और भी बहुत सारी होती है, तो उन सब के बीच में क्या क्या अंतर होता है? ओके, लग्न कुंडली ये समझिए कि जिस टाइम पे आप पैदा हुए उस टाइम पे जो भी प्लैनेटरी पोजीशन थी आसमान में, जैसे आप पैदा हुए ईस्ट साइड में कौन सी राशि उदय हो रही थी, वेस्ट में कौन सी राशि अस्त हो रही थी, कौन सी राशि में कौन सा ग्रह किस समय था, ये आपकी लग्न कुंडली होगी। अब इसी लग्न कुंडली में ही चंद्रमा जिस राशि में, उसको अगर हम टॉप पे रख के बना दें वो हमारी चंद्र कुंडली हो जाती है। इसी में ही सूर्य को हम टॉप पे रख के बना दें वो हमारी सूर्य कुंडली हो जाती है। इसके अलावा षोडशांश होते हैं, यानी 16 अलग डिविजनल चार्ट्स होते हैं, जो इन्हीं जो हमारी लग्न कुंडली है इसी का ही एक्सट्रैक्शन है, डिवीजन है। उसको हम करते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस ऑफ लाइफ। हर कुंडली का एक अलग महत्व है।
से कि जैसे हम नवमांश कुंडली लेते हैं, जन्म पत्रियां जब मिला रहे होते हैं लड़के लड़की की, तो दोनों की नवमांश कुंडलियों को भी चेक किया जाता है। नवमांश कुंडली का पर्पस फॉर मैरिटल लाइफ के बारे में है। तो अगर हम नवमांश कुंडली देख रहे हैं, नवमांश कुंडली में मतलब लग्न कुंडली में हमें कोई चीज दिख रही है, उसको हम क्रॉस वेरीफाई नवमांश कुंडली में कर लेंगे। से हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो दशांश कुंडली को हम देख रहे होते हैं। लग्न कुंडली में हमें कुछ दिख रहा है, उसको क्रॉस वेरीफाई कर लिया हमने दशांश कुंडली में, एंड वी गेट द आंसर, दैट इज इट। तो हर पर्पस ऑफ लाइफ की एक सेपरेट कुंडली है, उससे हम उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। तो क्या सच में सर हमारी कुंडली में जो हमारे भविष्य के राज वगैरह जो भी चीजें होती है वो छुपे होते हैं, या फिर सिर्फ ऐसे ही है? ओके, भविष्य को छोड़िए, हम ऐसे बात करते हैं कि जैसे आप जब पैदा हुए थे, तो आप जब पैदा हुए थे तो आपकी माँ के आसपास में कितने लोग थे, वो कितनी देर से लेबर पेन में थी, उनका सर किस डायरेक्शन में था, तब से लेके जब तक आपकी मृत्यु होगी, तो आपकी मृत्यु शैया किस डायरेक्शन में होगी, आपके आसपास कितने लोग होंगे, आप घर में होंगे, अस्पताल में होंगे, रास्ते में होंगे, या जैसे अभी एरोप्लेन गिरा था आप उस एरोप्लेन में होंगे, ये सारी चीजें पूरी की पूरी इन एलैबोरेट डिटेल्स होती हैं। बट अगेन हर चीज के लिए टाइम लगता है। आजकल इतना टाइम है नहीं पंडितों के पास कि वो आपकी कुंडली देखें, या आपके जजमानों के पास पैसे, वो पैसे देने में आनाकानी करते हैं कि वो बोलेंगे अच्छा हाँ सर आज का पूरा दिन आप हमारी कुंडली के ऊपर लगाओ, तो डेफिनेटली दे कैन गिव यू एंटायर डिटेल्स अबाउट योर हॉरोस्कोप, एवरीथिंग, कि आपको कपड़े कौन से पसंद है, आपको खाने में क्या पसंद है, आपको कौन सी बीमारी लग सकती है, आपको दवाइयाँ एलोपैथिक सूट करेंगी, होम्योपैथिक सूट करेंगी, हर चीज का डिटेल्ड आंसर है आपकी जन्म पत्री में। सही पंडित होना चाहिए। बिल्कुल। और सर बहुत बार हमने सुना है कि ग्रह गलत हो रहे हैं या फिर लोगों के, तो क्या एक साधारण व्यक्ति इन सारी चीजों को अनुकूल कर सकता है, या फिर एक जो महंगे उपाय बताए जाते हैं, या फिर और सारी चीजें जो एक एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं या फिर किसी भी ज्योतिष के पास जा रहे हैं वो बताएं तो? देखिए, इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे समझूं कि भाई लोग कह रहे हैं कि आपकी शनि की ढैया या साढ़े साथी आ रही है, अब ये तो नाम से ही लोग घबरा जाते हैं कि भाई बिल्कुल क्या डरते हो हैं रहा सर इस है, चीजों से लोग। कैसे हो रहा है। अगर ज्योतिष सही है, आप उसके पास जा रहे हैं, वो आपको बताएगा कि भाई ये चीज ऐसे आपको असर करेगी, आपके पैसे पे असर करेगी, आपकी सेहत पे असर करेगी, आपके परिवार पे असर करेगी, इसके ये उपाय हैं, या इसको आप ऐसे करके डील करो। तो साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली हमें दोनों तरह से उसको डील करना पड़ता है। वी हैव टू बी रेडी फॉर इट। वो मिटिगेट कर देते हैं, वो गायब नहीं कर देते। मान लीजिए कि मेरे इंजेक्शन लगने वाला है, डॉक्टर ने बताया भाई इंजेक्शन लगेगा, अब मैं पहले से चीखने भाई इंजेक्शन इंजेक्शन नहीं लगाओ नहीं लगाओ, जैसे छोटे बच्चे कर रहे होते हैं, या मैं तैयार हूँ कि अच्छा ठीक है लगा देना, और मैं उधर की तरफ मुंह कर रहा हूँ, देख लिया अच्छा भाई तू लगा दे, हो गया, इंजेक्शन लगा, दर्द हुआ वगैरह वगैरह, पर मैं तैयार था। यही ज्योतिष का काम है कि वो आपको बता दे कि भाई आपकी लाइफ में ये कष्ट आने वाला है, आप इसको ऐसे से तैयार हो, बस। और सर जो पहले के गुरु वगैरह होते थे, मान लो स्वामी विवेकानंद गुरु को ले लिया, और भी बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु, तो ये सारे लोग भी सर ज्योतिष पे विश्वास करते थे? अगर हम बात करें जितने भी लोग स्पिरिचुअल हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी इज बियॉन्ड ज्योतिष, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आकाश तत्व होता है, ज्योतिष में आकाश तत्व नहीं होता। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी में बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियस बात है वो हम एक टोटली डिफरेंट लाइन ऑफ थॉट पे चले गए। पर ये आपने सुन रखा होगा यत्र ब्रह्मंडे तत्र पिंडे, तो जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड के अंदर है। तो जैसे ही हम राइज करते हैं तो वो सारे ग्रह नक्षत्र वगैरह वगैरह सब तो हमारे अंदर ही आ गए। अब जब वो सारे हमारे अंदर ही आ गए हैं तो ऑब्वियस बात है कि हमें वो लोग परेशान नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि रावण ने तो सारे ग्रहों को बांध रखा था, बंदी बना रखा था। तो बंदी बना के ऐसे थोड़ी नहीं कि उसको रस्सी से बांधा हुआ और अपने पैर के नीचे रखा हुआ, ऐसे नहीं होता है। इट इज लाइक इट वॉज विद इन हिज कंट्रोल, विद इन हिज स्ट्रेंथ। ओके, तो जो भी स्पिरिचुअल इंसान है, जो भी इसमें आगे बढ़ गया है, उसको इस चीज की कोई जरूरत नहीं होती कि उसको किसी ज्योतिष वगैरह के पास जाना पड़े। वो लोग ज्योतिषों के अगेंस्ट में, जैसे हमारे गुरु साहिबान हुए हैं सिखों के, या जैनों के गुरु हुए हैं, या ये स्वामी विवेकानंद जैसे आपने जिक्र किया, इन सबको क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान था, वो अपने लिए उनको कभी जरूरत नहीं पड़ी। दूसरों को भी वो मना इसलिए करते थे कि कहीं आप पाखंडी पंडितों के पास नहीं चले जाएं कि वो आपके घर वगैरह बिकवा दें और आपका उपाय करवाएं और आपका
उपाय तो वो 2 रुपए की वाली चीज का कराएं और खर्च 10 रुपए करवा लें। तो इस वजह से वो लोग खंडन किया करते थे, लेकिन खंडन सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास का करते थे एज अ साइंस। सारे गुरु साहिबानों ने, सारे जितने भी हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, सबने एस्ट्रोलॉजी के विज्ञान को माना है। तो सर, मैं लास्ट में से जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो इन सारी चीजों को अंधविश्वास मानते हैं? भाई मानिए, बिल्कुल मानिए, आपकी मर्जी है भाई। अगर मैं आज पेरिस घूमने जा रहा हूँ, पहली बार जा रहा हूँ, अकेला हूँ, और मैं गूगल मैप यूज नहीं करूंगा, तो डेफिनेटली मैं भटकूंगा। मैं पूछूंगा भाई साहब, बोलेगा हिंदी नहीं आती, मैं बोलूंगा सर, वो बोलेगा इंग्लिश नहीं आती, मैं कैसे और किसकी हेल्प लूंगा? अब यही हमारी जिंदगी है। आप मानना चाहें मानिए, नहीं मानना चाहें नहीं मानिए। इट इज योर लाइफ, योर डिसीजन, योर डिस्क्रिप्शन। मैं खुद बहुत पढ़ा लिखा हूं, एंड आई नो देयर वुड बी वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल अक्रॉस इंडिया और ग्लोब हु आर एज लिटरेट एंड इनटू एस्ट्रोलॉजी एज आई एम। सो एस्ट्रोलॉजी जब मैं मानता हूं, और मेरे जैसे पता नहीं कितने सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं वो मानते हैं, विश्वास करिए, बट फ्रॉम द राइट पर्सन। अंधविश्वास डेफिनेटली करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर, आपका मैं धन्यवाद करूंगी कि आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतना ज्यादा अवेयर किया, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उनके माइंड में थी और शायद वो किसी से पूछ नहीं पा रहे थे, या फिर कोई उन्हें ऐसा पर्सन नहीं मिल रहा था जो उन्हें सही चीजें बताए। वो आपने लोगों को बताए इस वीडियो के माध्यम से। तो थैंक यू सो मच सर। मुझे उम्मीद है इससे आप सब लोगों का फायदा हुआ होगा। भगवान आपका भला करे। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।